अभी आप हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी और हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे थे। मुझे बताएँ कि पाकिस्तान में इंटरनली ऐसे क्या मसाइल हैं, ऐसी हमारी क्या गलतियाँ हैं अफ़गानिस्तान को लेके, जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान में हमारी गलतियाँ यही हैं कि हमने अफ़गानिस्तान में गुड और बैड के चक्कर में रहे। हमने कभी किसी को गुड कहा, कभी किसी को बैड कहा। हमने पूरे अफ़गानिस्तान को एंगेज करने की कोशिश नहीं करी, जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। फिर जो पाकिस्तान से लोग अफ़गानिस्तान लड़ने जा रहे थे, हमने उन्हें लड़ने तो जाने दिया, लेकिन हमने फिर ये नहीं सोचा कि जब लड़ाई ख़त्म हो गई है तो अब इनको कैसे दोबारा से रीसेटल किया जाए, कैसे, क्योंकि वो तो एक ख़ास माइंड में चले गए थे, ख़ास फेस में चले गए थे। अब जब वो वापस आए तो वो क्या करें? मसलन ये पाकिस्तान का ही मसला नहीं था, सऊदी अरब में भी जब वो लोग वापस गए, मिस्र में भी वापस गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी करी। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से जो है वो प्लानिंग नहीं की हुई थी, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब होने लगे। देखिए ना, आज के दिन हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में कोई ख़राबी नहीं सवाए टीटीपी के। हम कह रहे हैं अफ़गानिस्तान से कि टीटीपी को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, हमने अभी करके देखा पिछली हुकूमत के अंदर कि हमने कुछ टीटीपी के हज़ारों लोगों को पाकिस्तान ले आए। हमने कहा कि ये उसका हल है कि उनको लाकर यहाँ पर सेटल कर दिया जाए, लेकिन फिर क्या हुआ कि वही लोग जो थे वो दोबारा से मसाइल पैदा करने लगे, और अब भी मसाइल। हमने ये सोचा ही नहीं कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई रेगुलर फोर्स नहीं है। ये अफ़गानिस्तान के जंगजुओं के शाना बशाना लोग लड़ते रहे हैं, ये उनके बाजू हैं, वो इनको कैसे ख़त्म करें? मिसाल के तौर पे ये अगर 15,000 हैं, 20,000 हैं, और इनको वो ख़त्म करने लगे और ये उन्हीं के सामने खड़े हो जाएं, तो क्या वहाँ कोई ऐसी रेगुलर आर्मी मौजूद है जो इनका मुकाबला करेगी? या ये वहाँ पर एक छापा मार फोर्स के तौर पे, अगर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर सारी चीज़ें रेगुलराइज हुई हुई हैं वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान में कितनी प्रॉब्लम करेंगे? तो हमने नहीं इस तरफ तवज्जो दी। आज हम इसी परेशानी में, और हम ये चाह रहे हैं कि वो रोकें। अब वो जो है वो इस कैपेसिटी के अंदर ही नहीं है कि वो इनको रोक सके। तो अब मसला ये है कि हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि ये लोग हमारे से बाज आ जाएं और इन हरकतों से बाज आ जाएं। अब ये इसका क्या तरीका है? इसका तरीका एक ही होता है कि माशी तौर पर आप किस तरह चीज़ों को जो है, देखिए ना, अफ़गानिस्तान तो ये बात सामने ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए से आई कि उन्होंने कहा कि आप हमें इतने पैसे दे दें तो हम इन लोगों को जो है यहाँ पर सेटल डाउन करेंगे। अफ़गानिस्तान में अगर आपको याद हो तो पिछली किस्त में भी मैंने अर्ज़ की थी कि 16 लाख रुपए उन्होंने ब्रिटिशर्स से भी ले। तो वहाँ एक रिवाज है, एक रवायत है कि वो इस तरह के मामलात जो हैं पैसों के आगे पीछे करते रहते हैं। तो हम एक तरफ फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल दुरुस्त है, ये हमें करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें वहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं उनको ये बात समझानी चाहिए, क्योंकि वो लोग यूँ डरते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आज क्लैप्स हो जाती है तालिबान की हुकूमत, तो उन्हें तो आपस में लड़ना है ना, तो ये लोग किस तरफ जाएंगे लड़ने के लिए? ये उन्हीं लोगों के साथ इत्तेहादी रहे हैं जिनकी हमारे से बड़ी दोस्ती रही है। तो वो लोग इनके ऊपर, हम ये समझते थे कि ये हमारा एसर्ट है, वो जो हमारे दोस्त है, लेकिन हमें अब ये समझ आई है कि एसर्ट वो होंगे, लेकिन इस मामले के अंदर वो एसर्ट साबित नहीं हो रहे हैं। तो ये वो प्रॉब्लम है जिन प्रॉब्लम्स की वजह से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात सरे दस्त, जिसमें बहुत ख़राबी है। और क्योंकि अफ़गानिस्तान को इस वक्त पैसे चाहिए, और ये पैसों के अलावा उनको ये भी चाहिए कि दुनिया उन्हें एक्सेप्ट करे। पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस दफ़ा। पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, पाकिस्तान के देखा देखी यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी कर लिया था, अब इस वक्त कोई नहीं कर रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर वो इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, उन्हें अमेरिका से भी इमदाद चाहिए, वो भारत से भी जाकर दुबई के अंदर मुलाकातें करते हैं। उनके अंदर भी बहुत सारे, मैं इस पर लिख भी चुका हूँ कि उनके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। मसलन वो लीडरशिप जो है, एक तरफ जो ओवरऑल एक जिसे कहा जाए एक मेंटोर या इस तरह के लेवल की लीडरशिप है, मौला हैबतुल्लाह, और वो एक और सोच के साथ हैं। यहाँ पर जो बहुत सारे वफाकी वज़ीर हैं, आपने भी पिछले दिनों देखा होगा, एक वफाकी वज़ीर ने एक बयान
बयान देकर ख़वातीन की तालीम के हवाले से, और फिर वो वहाँ से भाग गया। तो ये उनके अंदर भी एक कशमकश चल रही है, एक चपकलश चल रही है, और कुछ पता नहीं है। यही वो वजूहात है जिसकी वजह से वो टीटीपी पर हाथ नहीं डाल पा रहे, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि अगर किसी वक्त ये कशमकश बढ़ गई तो इस कशमकश में उनको ज़रूरत पेश आएगी टीटीपी के उन लोगों की जो लड़ाकू हैं, जो लड़ सकते हैं, जिनके पास असलहा है या जिनके पास पैसा है, जो कहीं ना कहीं से पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जो पाकिस्तान और उसकी आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहुत एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, और उसमें कुरान को भी बीच में वो लेकर आए हैं। और ख्वारिज की जो जंग थी, जो सबसे ज़्यादा एक नापसंदीदा जंग थी, मुसलमानों में से ख्वारिज बन गए थे और उनके साथ एक जंग हुई थी, तो उन्होंने इन लोगों को भी उन्हीं से तशबीह दी है, और अब पाकिस्तान में उनको ख्वारिज के नाम से पुकारा जाता है। तो ये सब बातें आइडियोलॉजिकली, वेपन वाइज बहुत सॉलिड बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें बहरहाल इससे हटकर भी कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वहाँ पे बात करनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी जो यहाँ के पख्तून है और वहाँ के पख्तून है, और जो एक दूसरे पर असर रसूख रखते हैं, उनको किसी तरह आपस में हम मिलाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भेजा था पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने। फजलुर रहमान साहब दावा करते हैं कि वो तमाम चीज़ों को सॉल्व करके ले आए थे, लेकिन बाद में उनकी बातों की बैकिंग नहीं की गई। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि उनके पास क्या ऐसा तरीक़ाकार था जिसको वो सॉल्व करके लाए थे, और क्या उनको वाकई हक स्टेट ने भेजा था, और अगर स्टेट ने भेजा था तो फिर स्टेट पीछे क्यों हट गई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि मजहबी हवाले से इस वक्त अगर दुनिया में कोई रिप्रेजेंट करता है उस ग्रुप को या उस फ़िरके को या उस मज़हब को, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत ही अहम आदमी हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और जहाँ कहीं हमारी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कोई गलती ना की हो, तो वो जो गलतियाँ उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे इसी से ही मिलता जुलता है कि अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी ही शुरू से रही है। उनके पहले किंग के जाने के बाद से अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई, दाऊद ख़ान के बाद से। तो पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, पख्तूनों के लिए, कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान सबसे बढ़कर तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा बॉर्डर उनका और किसी मुल्क से नहीं लगता, और जो उनकी मेजॉरिटी आबादी है वो भी, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक पूरा सूबा जो है वो उसी नाम से पुकारा जाता है। तो पाकिस्तान को वो चीज़ें ढूंढनी चाहिए जो दोनों के अंदर कॉमन होनी चाहिए, और उन कॉमन चीज़ों को लेकर जो है वो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमने जो है वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो वो एक दूसरे को मानने वाले हैं। हमें उन लोगों की भी सहूलतकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए जिसको वो अपना मजहबी पेशवा या इस तरह की चीज़ें भी समझते हैं। तो ये वो तमाम कॉमन चीज़ें हैं जिसकी ग्राउंड के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं, जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके साथ भी हमें करीबी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और सबसे बढ़कर हमें जो हमसाया तमाम ममालिक है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हमारी कुछ पॉलिसीज़ से जो तालिबान की फेवर में थी उससे कभी खुश नहीं रही हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का तो यहाँ तक कहना था कि सेंट्रल एशिया की आज़ादी के बाद हमारा और ईरान के भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। उसमें से एक मसला जो है वो तालिबान की फेवर करना या तालिबान की मुखालफत करना वो भी है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। और इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि चाइना भी यहाँ पर मौजूद है, और चाइना भी जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ उसकी सरहद भी मिलती है। चाइना उनके साथ बिज़नेस भी करना चाहता है, चाइना ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, लेकिन वो चाइना नहीं शुरू कर पा रहा, क्योंकि चाइना ईस्ट तुर्कमानिस्तान वाले मामले के अंदर जो है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके इन तमाम चीज़ों को बिठाने की, मास्को के अंदर 2 बैठकें हुई भी हैं जिसको रशिया ने वो किया है, लेकिन हमें, मेरा ख्याल है कि अब मास्को और वाशिंगटन से हटकर इसमें ख़ुद पहल करनी पड़ेगी, और हमें जो है इन तमाम ममालिक को बिठाना पड़ेगा। क्यों ना वो शक्ल जो है वो हम उसको, जो हमारी एक तंजीम है जो पहले RCD हुआ करती थी, फिर ECO बन गई, ECO का प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा इस हवाले से, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्की भी शामिल है। इसमें हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि इसमें हमें चाइना को भी बिठाना पड़ेगा।
देखा। और ईसीओ के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अगर हम एससीओ के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो फिर उसमें हिंदुस्तान भी आ जाएगा, उसमें बहुत सारे, तो हमें ईसीओ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ईसीओ की हमने कॉन्फ्रेंसेस कराई भी हैं, लेकिन आजकल वो चीज़ जो है नीचे है, लेकिन ईसीओ का जो सेक्रेटरीएट है वो आज भी कायम है और पाकिस्तान वहाँ पूरी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पाकिस्तान को ईसीओ के प्लेटफॉर्म से इस मामले को लेकर चलना चाहिए और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बरादरी कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको बिठाकर तो किसी सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए जिसमें अफ़गानिस्तान की भी तमाम एथनिक ग्रुप शामिल हों और फिर हम आगे बढ़ें किसी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के बग़ैर।